इवन तक संविधान के ऊपर चर्चा करते हमने ये इंपॉर्टेंट समझा था कि कोई भी, अगर आप सोसाइटी की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, अगर आप कोई भी, अगर आपका कोई एक समूह है, समूह का मतलब क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर बना हुआ एक संगठन, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों का एक क्या है, ग्रुप है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। बिना रूल्स और रेगुलेशन के आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक क्लास है ये हमारी, यहां भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके आधार पर ये क्लास चल रही है। अगर आपको ना बताया जाए कि सुबह 7:30 से 10:30 क्लास है, तो आप कभी भी आ जाओगे फिर तो, और हमको ना बताया जाए तो हम भी कभी भी आ जाएंगे। तो बताकर क्या किया, एक रूल्स एंड रेगुलेशन फिट कर दिया यहाँ पर कि इतने बजे आना और इतने बजे काम करना है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आपको अच्छे तरीके से चलाना है तो आपको क्या चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन चाहिए। बिना रूल्स और रेगुलेशन के कोई भी अच्छे से चल नहीं सकता। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल की भी बात हो, चाहे वो आपके फैमिली की बात हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे सरकार हो, चाहे देश हो। तो वैसे ही हमारा देश है, हमारा देश भी तो 140 करोड़ लोगों का देश है। इस देश को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून चाहिए। बिना किसी लॉ के आप इसको चला नहीं सकते, फिर तो बंदरबाट हो जाएगा ना। अगर मान लेते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, पूरी तरीके से आजाद हो गए, एकदम पूर्ण आजादी, कोई आपके ऊपर रूल करने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर शासन करने वाला नहीं है, आप पूरी तरीके से आजाद हो, जो मन करता है वो करो, कोई कानून नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, कोई ट्रैफिक का नियम नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई इकोनॉमी नहीं, कुछ नहीं। भारत एक स्वतंत्र देश है, हर आदमी स्वतंत्र है। जिंदा रह पाएंगे? कोई पुलिस नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी आदमी आएगा मार के चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। रूल्स और रेगुलेशन हम लोग को इंसान बनाता है जानवर से, हम लोग जानवर ही हैं, है ना। और इंसान बनते हैं किसके माध्यम से, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सोसाइटी के माध्यम से। और उस सोसाइटी को चलाने के रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए। तो वैसे ही 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश को चलाने के लिए हमको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए था, मतलब एक प्रकार का एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए था जो एट प्रेजेंट तो देश को चलाए ही, आने वाले समय में भी क्या चले, देश को चलाते रहे, फ्यूचर में भी सेम तरीके से चले जैसा हमारे जो फ्रीडम फाइटर है वैसा चाहते थे, वैसे ही चलना चाहिए। हो सकता था कि फ्रीडम फाइटर अपने समय में कानून बनाकर चले जाते, फिर बोल देते कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है, हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा ही होता है। बोल देते कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग चुनेंगे सरकार, सरकार संसद में बैठेगी, जो हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, है ना, वो बैठेंगे अपने जगह पर, और जो भी कानून बनाएंगे उसके अनुसार ये देश चलेगा। समझिए थॉट्स को, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ से अलग करने वाला हूं, ठीक है, संविधान को लॉ से अलग करते हैं। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हो चुका है, हमारे ऊपर इससे पहले ब्रिटेन का शासन है, ठीक है, इसके बाद किसका शासन है, भारतीयों का, इंडियंस। भाई सरकार तो वही है, सरकार पहले भी वैसे ही थी, सरकार आज भी वही है। सरकार को हमने तोड़ के नहीं फेंका, हमने सरकार में बैठे हुए लोगों को हटाया बस, और सरकार पे खुद बैठ गए, यही किया था हमने। 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हमारे पास संविधान था? नहीं, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई संविधान नहीं था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी अगर हम चाहते तो संविधान नहीं रखते, तब भी हमारा काम बन जाता, बिल्कुल बन जाता, कोई जरूरत नहीं है संविधान की। बिना संविधान के भी देश चला सकते हैं आप। कैसे? 15 अगस्त 1947 के बाद यह घोषणा होती है कि हमारे देश में होगा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होगा, लोकतंत्र होगा।
जहां पर क्या होगा, भारत के लोग, ये मान लो पूरा भारत है, भारत में 100 मान लेते हैं 40 करोड़, उस समय तो 40 करोड़ थे, अभी मान लो 140 करोड़ है ना, ये 140 करोड़ लोग मिलकर 700 लोगों का चुनाव करेंगे, इलेक्शन होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, 700 एक्चुअली में अभी 543 है, ठीक है, 543 लोगों का होता है इलेक्शन, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 700 लोग, 700 भागों में तोड़ दो पूरे देश को, और हर एक भाग से एक आदमी को लेकर आ जाओ, ये आदमी दिल्ली में बैठेंगे और इस देश के लिए कानून बनाएंगे, और इसी कानून के अनुसार ये देश चलेगा। हर 5 साल में ये सरकार चेंज हो जाएगी, मतलब लोग अपने हिसाब से चेंज करेंगे, अगर उनको जैसा अच्छा लगेगा वैसा करते जाएंगे वो, और जैसा कानून बनेगा उसी के अनुसार क्या चलेगा, ये देश चलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ रही है क्या? कोई जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, चल सकता है बिल्कुल, आपको संविधान की कोई जरूरत नहीं है, आप सरकार चुनिए, वो कानून बनाएगा और उस कानून के अनुसार ये देश चलता रहेगा। हर 5 साल में या तो वही सरकार रिपीट होगी या नई सरकार आएगी, उसके अनुसार चलेगा ये देश, चलता रहेगा चलता रहेगा। अब ब्रिटेन में ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, ब्रिटेन में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ऐसे ही चलता है, इवन तक हमारा देश भी ऐसे ही चलता है। हमारा देश ऐसा थोड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऐसा देख रहे हैं फिर लॉ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, देश ऐसे ही चलता है कानून के तहत। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, सवाल ये पैदा होता है कि जब लॉ से ही काम चल सकता है, क्योंकि पहले तो ऐसे ही चलता था, लॉ से ही चलता था भाई, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटेन की संसद हमारे लिए लॉ बनाती थी, कानून बनाती थी, और उसके अनुसार क्या चलता था, देश चल रहा है। तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते थे, बिना संविधान का हम अपने देश को चला सकते थे, केवल लॉ बनाकर, बिल्कुल चलता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन भरोसा नहीं था, एक भरोसा नहीं था फ्रीडम फाइटर्स को, ये भरोसा नहीं था कि चलो हम लोग तो अच्छे आदमी हैं, जैसे मान लो हम लोग फ्रीडम फाइटर, ठीक, 1947 में हम लोग, ठीक है, हम लोग फ्रीडम फाइटर है, हम लोग तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन हमारे बाद वाली जनरेशन, उन लोगों का पता चला मूड खराब हो गया, तो आए बैक कानून बनाना चालू कर दिया, ऐसा कानून बनाया कि जनता की आजादी छीन ली, बोलने का अधिकार छीन लिया। मान लो एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई, मान लो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो ये बोलेगी कि आपके हर मोबाइल में एक ऐप डाल देंगे हम, कि कहीं आप सरकार के अगेंस्ट में तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट में लिखेगा उसका मोबाइल 4 घंटे के लिए हैंग। और ऐसा कानून बन गया, और मान लो हमारे पास संविधान नहीं है और बन गया ऐसा कानून, तो कोई नहीं रोक सकता उस कानून को, क्योंकि रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो हमारी आजादी बचाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल हमारी आजादी बचाने के लिए संविधान की रचना की गई है। इस चीज को आप सेंस कीजिए, फील कीजिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि संविधान में 395 आर्टिकल है, मान लेते हैं 400 आर्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूं 370 आर्टिकल ऐसे हैं जो आजादी से पहले भी थे। जी हां, आजादी से पहले जो था वो फिर वही है, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। 400 आर्टिकल में 350 360 आर्टिकल तो वही है जो पहले थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, सेम टू सेम डिट्टो उठा के रख दिए। आजादी से पहले भी प्राइम मिनिस्टर था, बाद में भी प्राइम मिनिस्टर है। आजादी से पहले भी संसद प्रकार की सरकार थी, आजादी के बाद भी संसद वाली सरकार है। आजादी से पहले भी ये महाधिवक्ता जैसे वकील वाला जो होता है ये था, आजादी के बाद भी वही है। आजादी से पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, आजादी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आजादी से पहले भी चुनाव आयोग था, आजादी के बाद भी चुनाव आयोग है। आजादी से पहले भी यूपीएससी था, आजादी के बाद भी वही। आजादी से पहले कलेक्टर था, आजादी के बाद भी वही। बदला क्या? कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं बदला है, सब का सब वही है। बस आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिला है, वह है अधिकार। अंग्रेज हमको अधिकार नहीं दिए थे, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स था वो हमारे पास बिल्कुल नहीं था आजादी से पहले। आजादी से पहले हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। ब्रिटेन की सरकार जैसा लॉ बनाती थी हमको वैसा काम करना पड़ता था। अगर वो हमारे आजादी छीनने वाला लॉ बनाती थी तो हमें मानना पड़ता था और हमारी आजादी छीन ली जाती थी। क्योंकि अब हम फ्रीडम फाइटर है, याद है ना हम लोग अभी क्या है, फ्रीडम फाइटर। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन वाले ने ऐसा काम हमारे ऊपर किया है, वो लॉ के माध्यम से
कानून के माध्यम से हमारी आजादी क्या करते थे, छीनते थे। हम लोग तो अच्छे आदमी हैं, फ्रीडम फाइटर हम लोग, तो हम लोग अच्छा लॉ बनाएंगे जो जनता की आजादी ना छीने, उनको बल्कि क्या दे, आजादी दे, उनको अधिकार दे, राइट्स दे उनको। लेकिन हम लोग तो दे देंगे, क्या हमारे बाद वाले देंगे? कोई गारंटी है इसकी? नहीं है इसकी कोई गारंटी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलकर ना एक सुप्रीम लॉ बनाएंगे, सुप्रीम लॉ, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख कर जाएंगे कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी आने वाले दिनों में, इस सुप्रीम लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अटक रह गया? आप कोई भी लॉ बनाइए इस देश में, डजंट मैटर, कोई भी लॉ बनाइए, कोई भी गवर्नमेंट आएगी आज से 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो कोई भी लॉ बनाएगी, वो लॉ इस लॉ के क्या होगा, नीचे होगा, इस सुप्रीम लॉ के नीचे होगा। ये जो लॉ बनाएगी गवर्नमेंट, ये जो कानून है, ये संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बस, तो आपका लॉ लागू हो जाएगा। मतलब सरकार आपकी आजादी छीनने वाला कोई लॉ नहीं बना सकती। अब पूरे संविधान की रचना ही, हमारे संविधान की रचना बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स की वजह से की गई है, वरना कोई जरूरत नहीं था हमें संविधान का, कोई आवश्यकता नहीं थी हमें संविधान की। कल की क्लास में यह भी समझा था कि कोई देश संविधान के माध्यम से चलता है, कोई देश डिवाइन लॉ, ईश्वरीय विधि के माध्यम से चलता है। जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कैसे चलता है, भगवान के कानून के माध्यम से। भगवान का कानून क्या है उनका, कुरान, शरिया। जैसे हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है बहुत सारा है, भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, वैसे इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ किसको मानते हैं, कुरान। तो अफगानिस्तान में जो सरकार आई उसने किसको मान लिया, सुप्रीम लॉ, कुरान को, कि ये देश कुरान और शरिया के आधार पर चलेगा, बाकी और कोई कानून नहीं होगा, जैसा लिखा गया है भगवान की किताब में वैसे ये देश चलेगा। तो संविधान के माध्यम से भी देश चलता है, भगवान के कानून के माध्यम से भी देश चलता है। कोई कोई देश तो किसी व्यक्ति के विचारधाराओं पर चलते हैं, जैसे चाइना। चाइना एक व्यक्ति के विचारधारा पर चलता है, नाम क्या उसका, माओ, माओ जेडोंग। उस व्यक्ति की विचारधारा के आधार पर वो देश चल रहा है। जैसे हमारे यहां नक्सली, उनको क्या बोलते हैं, माओवादी, क्योंकि वो चाइना की विचारधारा को मानते हैं। चाइना के जो माओ थे उनकी विचारधारा को मानते हैं, इस कारण से हमारे नक्सलियों को हम माओवादी कहते हैं, वो माओवादी। और हमेशा वो जय माओ का नारा लगाते हैं, वो जय माओ का नारा लगाते हैं, वो जय गांधी का नारा नहीं लगाते, जय नेहरू का नारा नहीं, जय माओ। नेहरू और गांधी जी के समय काल में ही एक माओ थे, दोनों का सेम टाइम पीरियड था, माओ के समय ही थे नेहरू जी, गांधी जी उसी समय के हैं वो। तो इसका मतलब है देश संविधान से भी चलता है, देश भगवान के कानून से भी चलता है, और देश किसी व्यक्ति के विचारधारा के आधार पर भी चलता है। अगर ये तीनों ना रहे तब भी देश चलेगा। हम सरकार चुनेंगे और सरकार क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, और उसके अनुसार देश चलता रहे। लेकिन इसमें एक गारंटी ये नहीं है कि जो कानून बनेगा है ना, वो लोगों की आजादी ना छीन ले, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस कारण से हम क्या करेंगे, एक सुप्रीम लॉ बनाकर जाएंगे। भारत में एक सुप्रीम लॉ बनेगा, उस सुप्रीम लॉ का जो सबसे बड़ा लॉ होगा, जिसको हम संविधान कहेंगे, उसका उल्लंघन अब कोई नहीं कर सकता। तो आने वाले दिनों में भारत में जो भी कानून बनेगा, जो भी लॉ बनेगा, वो उस संविधान से नीचे होगा, या तो उस संविधान के बराबर होगा, या उस संविधान के अनुसार चलेगा। उसका वायलेशन या उसका उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी वर्तमान की गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बना दे जिसमें यह लिखा हो कि 2024 में जो चुनाव जीता है अगले 15 सालों तक चुनाव नहीं होगा। कानून है, संसद ने कानून बनाया है, बता, और ऐसा कानून बन गया मान लो, तो क्या होगा, डेमोक्रेसी खत्म है फिर तो। अगर बोल देंगे चुनाव ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी क्या हो गई, खत्म हो गई। 15 साल तक चुनाव नहीं होगा, ऐसा लिख दिया, मान लो, कानून है ना, मानना पड़ेगा। लेकिन रोकेगा कौन, संविधान। संविधान ने बोला है, फंडामेंटल है ये, कि लोकतंत्र होगा ही होगा हमारे देश में। और वो लोकतंत्र में यह भी लिखा हुआ है कि कितने साल में चुनाव होगा, 5 साल। मतलब कोई भी गवर्नमेंट आकर उसे चेंज
नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, आप संविधान का वायलेशन नहीं कर सकते। अगर मान लो वहां पर संविधान नहीं होता, अब संविधान को भूल जाओ, संविधान नहीं इस देश में, ठीक है, अब कोई गवर्नमेंट अभी बोल दी कि मैं ऐसा कानून बनाता हूं जिसमें 15 साल तक अब कोई चुनाव नहीं होगा, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि संविधान रोक, कोई ऐसा फोर्स ही नहीं है, कोई ऐसा सुप्रीम लॉ नहीं हमारे पास जो क्या करे, इस लॉ को रोके। तो ऐसा हो सकता है, जैसे चीन में होता है, जैसे रशिया में होता है, कोई सुप्रीम लॉ नहीं है वहां पास संविधान जैसा, इसलिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है अपने आप में उन लोग, वहां की गवर्नमेंट कुछ भी कानून बना सकती, कुछ भी कर सकते हैं उन लोग, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये दिक्कत है। फील कर पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस है संविधान का? बिल्कुल कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में है क्या, क्यों चाहिए ये संविधान। तो बेसिक है, मतलब जो मूल बात है, जो फंडामेंटल कोर है जानने का, वो ये है कि कोई भी समाज या ग्रुप ऑफ पीपल बिना लॉ के नहीं रह सकता। उसको चलाने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? लॉ या कानून चाहिए। लॉ बनाने का काम सरकार का होता है, लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे फ्रीडम फाइटर ने क्या बना के चले गए? संविधान बनाकर चले गए कि आने वाले दिन में कोई भी सरकार आएगी, अब वो कोई भी कानून बनाएगी वो किसके अनुसार होगा? संविधान के अनुसार होगा। तो ये है संविधान का कोर, बेसिक। क्यों है ये संविधान? ये करता है वो। इसको परिभाषित बेसिक करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल लॉ है। जब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो हम यही लिखते हैं कि संविधान मूल विधि है, फंडामेंटल लॉ है ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की मूल विधि क्या है? संविधान है, बेसिक लॉ है। जैसे आपके अंदर भी एक बेसिक लॉ होता है, कोई भी काम करते हैं तो आप किसी ना, जैसे आपके अंदर होता है ना कि ये काम सही और ये काम गलत, तो आप एक बेसिक डिसाइड करके रखते हैं, अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड करके रखते हैं कि जो भी कुछ करते हैं वो आपका बेसिक होता है, उसी के अनुसार आप चलते हैं। वैसे भी हर देश का एक बेसिक होता है, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान हर एक देश का मूल विधि है, फंडामेंटल लॉ है, जो उस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशियो इकोनॉमी एंड पॉलिटी, तीनों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। मतलब संविधान ये कहता है, ये बताता है कि उस देश का समाज कैसा होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, और उस देश में राजनीतिक तंत्र, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, ये संविधान बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं अमेरिका का संविधान पढ़ूंगा, मान लो आप नहीं जानते अमेरिका के बारे में, कुछ नहीं जानते कि अमेरिका नाम का कोई देश है, कुछ क्या है, लेकिन आपके हाथों में अमेरिका के संविधान लग गया और आपको बता दिया कि फलना जगह पर एक ऐसा देश है जो अमेरिका है, और ये अमेरिका इस संविधान के अनुसार चलता है, ये उसका बेसिक लॉ है, ठीक है। तो आपने उसके बेसिक लॉ को पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि भाई यहां चुनाव होता है ना, कोई राजा नहीं है जिसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहां राजतंत्र नहीं है, मोनार्की नहीं है यहां पास। मतलब यहां जनता क्या चुनती है? अपना राजा चुनती है, इलेक्शन होता है। तो आपको समझ में आ गया कि वहां डेमोक्रेसी है। पढ़ने से समझ में आ गया इतना? बिल्कुल आ गया। फिर आपने थोड़ा और पढ़ा तो वहां लिखा हुआ था कि सरकार के पास कोई भी ज्यादा एसेट्स नहीं होंगे, जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? तो प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करेंगे। मतलब सारी इकोनॉमी का जो भार है, जो सारा इकोनॉमी चलाने का दायित्व है, जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसे चलाने का, रन करने का दायित्व किसके हाथों में? निजी व्यक्ति के हाथों में, प्राइवेट व्यक्ति के हाथों। जैसे हमारे यहाँ सरकार चलाती है और निजी दोनों चलाते हैं। अमेरिका में केवल कौन चलाता है? निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति चलाते हैं। चाइना में जनरली कौन चलाता है? सरकार। रशिया में जनरली कौन चलाता है? सरकार। जी हाँ, रशिया में आपको प्राइवेट कंपनी कोई एक भी नहीं मिलेगी। आप एक कंपनी का नाम बता दो जो प्राइवेट हो भी रशियन, ना कार का ब्रांड मिलेगा, ना मोबाइल बता पाओगे, ना तो कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाला फील्ड में बता पाओगे, एक भी ब्रांड नहीं बता सकते आप जो सरकार, जो रशिया में क्या हो, प्राइवेट व्यक्ति क्या हो। जैसे हमारे यहाँ बोल सकते हैं रिलायंस, टाटा, अडानी, ये क्या है? प्राइवेट है। अमेरिका में बताते हैं ना एप्पल, लॉकहीड मार्टिन, ये एक्स, ट्विटर, फेसबुक, ये सब क्या है? प्राइवेट है। चाइना में ऐसे ही सरकारी कंपनी है, रशिया में कौन है? सरकारी।
तो आपको उस देश के संविधान को पढ़कर यह समझ में आ जाएगा कि पूरी अर्थव्यवस्था किसके हाथों में है, या तो सरकार के हाथों में होगी या तो निजी व्यक्ति के हाथों में होगी, या तो भारत जैसे देश हो सकते हैं जहां निजी व्यक्ति के भी हाथों में हो और सरकार के पास भी है। जैसे हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट और जिंदल स्टील प्लांट दोनों छत्तीसगढ़ में है, लेकिन एक सरकारी और एक प्राइवेट है। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आपको दोनों चीज समझ में आ गया कि वहां का सोशल सिनारियो क्या है, मतलब सामाजिक परिदृश्य क्या है और आर्थिक परिदृश्य क्या है। राजनीति तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि भाई चुनाव हो रहा है तो लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो परिभाषित करते समय भी, डेफिनेशन देते समय भी हम लोग यही लिखते हैं कि जो संविधान है वो एक मूल विधि है, फंडामेंटल लॉ है, जो किसी भी देश के सिनारियो को दर्शाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों के तीनों को। फिर और भी लिखना पड़ता है डेफिनेशन में, इतना में खत्म नहीं होता, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन काम है वो रिलेशन बिल्डअप करना है। अब ये नया चीज लेकर आ रहा हूं आपके सामने, ठीक है, समझिएगा इस चीज को, इस वर्ड को समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम रिलेशन बिल्डअपशिप है, मतलब रिलेशन बिल्ड करना है। तो किसके बीच में? दो ही लोग हैं जिनके बीच में रिलेशन बिल्ड करना है, जनता और सरकार। पहले यही कमी थी, पहले ब्रिटेन था और भारत की जनता थी। कानून के माध्यम से इन लोग चला देते थे पूरा का पूरा, जैसा कानून बनेगा वैसा जनता को मानना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन, संबंध को बताने वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था इन दोनों के बीच में क्या बता सके, संबंध को बता सके। कैसा संबंध? कि ये जो सरकार है, ये जो ब्रिटेन की जगह मैं सरकार भी लिख सकता हूं, ये जो सरकार है वो किस प्रकार के लॉ को बनाएगी और जनता किस हद तक उसका पालन करेगी, किस हद तक सरकार कानून बना सकती है, किस हद तक सरकार जनता के अधिकारों को छीन सकती है, किस हद तक जनता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक काम है यही है कि वो सरकार के और जनता के बीच में संबंध को बताता है। वो ये बताता है कि जनता के पास कितने अधिकार होंगे और सरकार के पास कितनी शक्तियां होंगी। क्यों ऐसा? क्योंकि जो सरकार है वो शक्ति का स्रोत है और जनता अधिकार की भूखी है। आप सरकार को शक्ति के रूप में देखते हैं और जनता को अधिकार के रूप में। सरकार जनता के ऊपर शासन करती है, लेकिन कितना करेगी, कैसे करेगी, कौन बताएगा? संविधान। चूंकि सरकार तो होगा ही होगा, बिना सरकार का कोई भी जनता चल नहीं सकता। क्योंकि अभी हमने फील किया था ये कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। इमेजिन करते हैं ये भारत है, ठीक है, 140 करोड़ लोग हैं, बस रह रहे हैं यहां पर 140 करोड़ लोग। मान लेते हैं कोई सरकार नहीं है। आप इमेजिन कीजिए आपके ऊपर कोई सरकार नहीं है, ना तो नगर पालिका की सरकार, ना तो ग्राम पंचायत की सरकार, ना तो राज्य की सरकार और ना ही केंद्र की सरकार। कोई सरकार नहीं है आपके ऊपर, आप एकदम फ्री हो, गाड़ी उठाया कहीं भी घुस गए, कोई ट्रैफिक का रूल्स नहीं, कुछ नहीं है, जब मन आया तब उठे, जब मन आया जो काम किया वो कर दिया। कोयला निकाला खुद ही आग जला के बिजली बना रहे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। पड़ोसी से दुश्मनी है, चाकू उठाया मार दिया, खत्म कहानी। कोई पुलिस ही नहीं है क्योंकि कोई सरकार नहीं है भाई। खुली आजादी, आपको पूर्ण स्वतंत्र हैं आप। इस धरती पे भगवान आपको अकेले भेजा है, स्वतंत्रता के साथ आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। कौन होता है सरकार आपको रोकने वाला? बोल सकता हूं ना मैं भाई, मैं मेरे पैदा होते ही मेरे ऊपर सरकार आ गया। कौन होता है मुझे सरकार रोकने वाला कि मैं इधर ही चलूं, मैं सड़क के लेफ्ट में ही चलूं? कौन होता? मेरे मन है राइट में चलने का, क्योंकि मैं हमेशा राइट होता हूं, तो मैं हमेशा राइट में चलूंगा। कौन होता है सरकार रोकने वाला?
मेरा पड़ोसी से दुश्मनी है, मेरा खून करने का मन कर रहा है, क्यों ना करूं मैं खून, कौन रोकेगा मुझे? चल पाएगा देश ऐसे? बिना सरकार का बिल्कुल नहीं चल सकता। मतलब ये तो कंफर्म है कि 15 अगस्त 1947 को देश बनेगा और उसके साथ एक और कौन बनेगा? सरकार। सरकार होगी और कौन होगा? जनता। सरकार शक्ति का रूप है और जनता किसका रूप है? अधिकार का। क्योंकि भाई स्वतंत्रता हमने किसके लिए मांगी? अधिकार के लिए ही तो मांगी थी। अगर ब्रिटेन वाले हमको अधिकार देते तो हम बता रहे हो स्वतंत्रता भी नहीं मांगते। एग्जाम्पल बताऊं? ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम्पल और बताऊं? न्यूजीलैंड। जी हाँ, दोनों ने आज तक स्वतंत्रता नहीं मानी। दोनों डोमिनियन है आज भी ब्रिटेन के। आप सर्च कर लेना, ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट कौन? कोई नहीं। न्यूजीलैंड का प्रेसिडेंट कौन? कोई नहीं। दोनों के प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन प्रेसिडेंट कोई नहीं। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी हैं। उनको कौन अपॉइंट किया है? प्रेसिडेंट ने, कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, जाओ देश को संभालो, मैं प्रेसिडेंट तुम्हें अपॉइंट करता हूं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तुम अब इस देश के प्रधानमंत्री हो, अब तुम देश में काम करो, मैं प्रेसिडेंट है ना आपको अपॉइंट कर लेता हूं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा जब वहां प्रेसिडेंट ही नहीं है? तो उन लोग का अपॉइंटमेंट ब्रिटेन की महारानी करती है। अब तो राजा हो गया, महारानी निपट गई है, महाराजा आ गया वहां पास। तो ब्रिटेन का महाराजा ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का प्रेसिडेंट है। जी हां, आज भी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड डोमिनियन स्टेट है। डोमिनियन है, डोमिनियन किसके? ब्रिटेन के। दोनों डोमिनियन है आज भी। इसीलिए आपको ऑस्ट्रेलिया के झंडे में और न्यूजीलैंड के झंडे में ब्रिटेन का झंडा लगा मिलेगा। जी हाँ, एकदम कोने में देखना, ऑस्ट्रेलिया के झंडे के राइट कॉर्नर में टॉप में आपको किसका झंडा मिलेगा? ब्रिटेन का। और न्यूजीलैंड के झंडे के अंदर भी किसका झंडा मिलेगा? ब्रिटेन का। यह दर्शाने के लिए कि तुम लोग देश तो हो, स्वतंत्र हो, लेकिन तुम डोमिनियन हो आज भी किसके? ब्रिटेन के डोमिनियन हो। तुमने लड़ाई स्वतंत्रता के लिए नहीं की थी और ना तुमको ये मिला, लेकिन हमने लड़ाई किसके लिए की थी? स्वतंत्रता। कि तुम निपटो यहां से, तुम सरकार से तो निकल ही जाओ। पूरी सरकार किसकी होगी? भारतीयों को होगी, और पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमें। और मैं आपको यह भी बता दूं, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हुआ था, लेकिन हम भी डोमिनियन ही थे। जी हां, हमको स्वतंत्रता मिली थी एक एक्ट के माध्यम से, कानून बनाकर। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसको बनाया था ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने जून 1947 को एक कानून बनाकर भारत को क्या दिया? आजादी। और उस कानून में लिखा हुआ है कि भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा। जैसा कौन है आज के डेट में? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन हम भारतीयों ने पहले ही बोल दिया था कि हम तुम्हारा डोमिनियन तभी तक होंगे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, तब तक ही तुम हमारे माई बाप कहलाओगे। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उस दिन तुम हमारे माई बाप नहीं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 के बाद नहीं, थोड़ा सा पहले ही हो गया था, लेकिन मान लो आप बाद में, ठीक है समझने के लिए। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आते हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका अपॉइंटमेंट ब्रिटेन की महारानी ने किया था। जी हां, स्वतंत्रता के बाद की भी घटना है ये। उनका अपॉइंटमेंट किया गया ब्रिटेन की महारानी, जबकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो ये सब चल रहा था। तो हमें स्वतंत्रता डोमिनियन स्टेट के नाम पर मिली थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब हमने उसमें लिखा कि हम होंगे सोवरेन स्टेट, सोवरेन होंगे, संप्रभु होंगे। हिंदी में बोला जाएगा संप्रभु। भारी भारी वर्ड है ना, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ये समझ पा रहे हो? इतना गंभीर चेहरा बना कर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आप लोगों ने फील करना है, बस मैं फील कराना चाहता हूँ। हम लोग सीधा भी लिखना चालू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिखो 2 नंबर पे ये आएगा है ना, 4 नंबर पे ऐसा क्वेश्चन आएगा है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। क्योंकि आगे चलकर ना वो फिर संविधान को आप फील नहीं कर पाओगे।
फिर वो सीधा रट्टा मारने वाला काम हो जाएगा कि पार्लियामेंट्री ये होता है ये होता है। आप फील कीजिए कि भाई एक सरकार होना तय है, बिना सरकार का ये देश चल ही नहीं सकता है। और सरकार और जनता के बीच में रिलेशन के लिए कौन आ गया है? संविधान। संविधान ने सरकार को भी शक्ति दी है और संविधान ने लोगों को क्या दे दिया है? अधिकार। और ये जो सरकार है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके इनके अधिकारों को हनन नहीं कर सकता, वॉयलेशन नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। मतलब संविधान ने क्या किया? सरकार को शक्ति दी, जनता को अधिकार दिया, सरकार को शक्ति दी कानून बनाने की, ले बेटा तू कानून बना, लेकिन कानून बनाते बनाते इनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते तुम। ये रिलेशन बिल्डअपशिप है। इवन तक पूरे दुनिया में यही पाया जाता है, पूरे दुनिया में संविधान इसी नाम पर पाया जाता है। जी हाँ, पूरे दुनिया के संविधान को आप ऐसे रखो, ठीक है? तो कोई संविधान सरकार को ज्यादा शक्ति देता है और लोगों का अधिकार कम हो जाता है। दोनों में ना व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सल है, इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों के बीच में। यदि सरकार की शक्ति ज्यादा तो जनता का अधिकार कम। एग्जांपल रूस, चाइना, कंबोडिया। आप देखो कितना पावरफुल वहां का गवर्नमेंट। कोई प्रोटेस्ट दिखता है क्या कभी इन देशों में? नहीं। चाइना में प्रोटेस्ट करना निकलेगा तोप से गोली मार देते हैं उन लोग, तोप से भून देते हैं। तियानमेन स्क्वायर में भून दिया था, 10,000 लोग प्रोटेस्ट करने निकले थे एग्जाम के अगेंस्ट में, कुछ हुआ था वहां पास उसके अगेंस्ट में, स्टूडेंट थे 10,000, कुछ नहीं किया चाइना की सरकार ने, सीधा टैंक उतार दिया। सोचो, कैपिटल के बीचों बीच में टैंक उतार के मारा सबको। बोले साला प्रोटेस्ट करते हो अभी सरकार के अगेंस्ट में, हम तो तुम्हारे माई बाप हैं। मार दिया सबको। उसके बाद से कभी प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ। चाइना जैसा चाहता है वैसा होता है। आपने कभी रशिया में प्रोटेस्ट सुना है? कभी नहीं होता। 50-60 हजार सैनिक मर गए हैं रशिया में। युद्ध जब से चल रहा है यूक्रेन के साथ, ऐसा माना जाता है अप्रोक्स 50,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई है। एक भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। एक महीना पहले यूक्रेन ने 50 जहाज उड़ाया था उसका, 42 एग्जैक्ट देखें, 42 बॉम्बर उड़ाया था, जहाज भी नहीं बॉम्बर। हमारे जैसे भी नहीं, पता ही नहीं राफेल गिरा है कि नहीं। अभी हो रहा है ना, अभी आप लोग करंट थोड़ा थोड़ा जान रहे हो ना कि अभी जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय राफेल जो है या फिर भारतीय फाइटर जेट गिर गए हैं। कंफर्म नहीं कि गिरा है कि नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गिर गया है। तो विपक्ष कितना हल्ला मचा रहा है कि बताओ बताओ कितना गिरा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग जनता को बता नहीं रहे हो। रशिया में एक आवाज नहीं आया किसी का कि 42 गिरा कि 5 गिरा। कंफर्म न्यूज है 42 गिरा, क्योंकि वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन एक आदमी चू से चा नहीं किया कि 42 गिर गया, हाय तौबा हाय तौबा, सरकार को हटाओ, पुतिन को हटाओ। क्योंकि अगर कोई भी बोल दिया पुतिन को हटाओ तो वो दुनिया से ही हट जाएगा अगले दिन। इसका मतलब है सरकार को बहुत ज्यादा क्या मिली है? शक्ति, और जनता के अधिकार क्या हो गए? कम। भारत जैसे देशों में बैलेंस चलता है, सरकार को भी उतनी ही शक्ति है और जनता को भी बराबर अधिकार, दोनों में बैलेंस चलता है। हम लोग मिडिल में आते हैं। यूरोप जैसे कंट्री में सरकार के शक्ति कम होती है और जनता के अधिकार ज्यादा होते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जो देश है, लग्जमबर्ग है ना, ये सब, पुर्तगाल भी थोड़ा बहुत हो गया, इटली, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनमें सरकार की शक्तियां बहुत कम होती हैं। जी हाँ, सरकार के पास बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं है, बहुत कम शक्तियां सरकार के पास। वो लिमिटेड अमाउंट में ही कानून बना सकती है, जनता को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते उन लोग। जनता के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, इसलिए यूरोपियन कंट्री में सरकार की शक्तियां कम, जनता के अधिकार ज्यादा। एग्जाम्पल, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, इनवन मैक्रोन नाम है उनका, है ना, इमैनुअल मैक्रोन नाम है उनका, उनको एक आदमी झापड़ मार दिया, कुछ नहीं कर पाया कोई। कोई भी आता है गाली बक के चल देता है किसी को भी, सरकार में कुछ भी बोल देते हैं। अमेरिका के जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वहां भी सांसद विधायक होते हैं, उनको कोई भी कुछ भी बोल देता है, देशद्रोही ये वो, कुछ भी मुंह पे कुछ भी उठा के बक देते, कुछ भी। क्योंकि पता है जनता को कि सरकार हमारे अगेंस्ट में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास राइट्स ज्यादा हैं, सरकार से ज्यादा राइट्स हैं हमारे पास। सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हमारा राइट्स छीन लिया जाए। और हमें बचाने के लिए कौन बैठा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन बैठा हुआ है। कल के दिन में कुछ होता है हमारे अगेंस्ट में तो कौन बचाएगा हमें? कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इतना ज्यादा पावरफुल हम लोग। आप लोग मूवी में भी देख लो, आपको मूवी में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आयरन मैन की मूवी में नहीं था, टोनी स्टार को बैठा के बीच में बोलते हैं कि तुमने क्या मशीन बना दिया है, ये वो, बोलता मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं पगले करके। और ऐसे ही होता है सच में, कुछ भी बोल देते हैं। वहां के बिजनेसमैन, वहां के जो पावरफुल जो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं सरकार को, पागल हो तुम लोग करके, गधे हो तुम लोग, कुछ नहीं आता करके।
तुम लोग इसलिए सांसद बने हो तो क्योंकि तुम लोग पास औकात नहीं है तुम लोग काम करने की। उन लोग ऐसे ही मानते हैं, पता है, उन लोग का थॉट्स ही अलग है। अमेरिका यूरोपियन कंट्री में सरकारी आदमी और सरकारी जॉब मतलब निठल्ला आदमी, जिसके पास ना एक पैसा का बुद्धि है, जिसके ना पास एक पैसा का इनोवेशन करने की क्षमता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सरकारी आदमी बन गया। ये उनका थॉट्स है भाई, हमारा थॉट्स तो अलग ही है। हमारे यहाँ तो सरकारी पद ही भगवान है, हमारा अलग चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ प्राइवेट व्यक्ति कितना भी कमा ले, वो सरकारी चपरासी से नीचे ही रहेगा। है कि नहीं? सही में है, मजाक नहीं है। ठीक है, ये पता चलता है शादी के समय। जब आपके पिताजी आपके लिए लड़की या लड़का खोजेंगे ना, तब पता चलेगा कितना अहमियत है सरकारी जॉब का। जैसे ही लड़कियों के पिताजी को पता चला सरकारी दामाद मिलने वाला है, फिर तो अलग ही लेवल पे चलेंगे, वो सब बेच दूंगा, बेटी का शादी तो इसी से ही कराऊंगा। और जैसे ही लड़के के पिताजी को पता चला मेरा बेटा सरकारी जॉब में आने वाला है, अब तो मैं इतना दहेज दूंगा कि 7 पुश्ते खाएंगे बैठ के। भले चपरासी हो। उसी के जगह पर अगर उससे ज्यादा कमाने वाला कोई प्राइवेट व्यक्ति होगा, भले दुकान में काम करता हो, भले प्राइवेट पे काम करता हो, लेकिन ज्यादा कमाता हो, बेटर लाइफ स्टाइल। क्योंकि सरकारी अधिकारी बन के आप गाड़ी अच्छी नहीं ले सकते, अच्छे घर में नहीं रह सकते। तो एक प्राइवेट व्यक्ति अच्छे घर में रह रहा है, अच्छे लाइफ स्टाइल में रह रहा है, बढ़िया फॉरेन ट्रिप घूम रहा है, बढ़िया शो ऑफ कर रहा है, बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है, उसे शादी नहीं कराएगा क्योंकि प्राइवेट। क्या पता कल के दिन नौकरी चला गया तो रोड पे आ जाएगा, यही बोलेंगे ना। भले लड़के मुंडी हिला रही, लेकिन आप भी वही सोचोगे बाद में कि सरकारी वाला ऐसे ही कर लेते, सुखी का जीवन है, कम से कम 50,000 तो महीना आएगा। दाल रोटी चलते रहेगा। ठीक है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी आ जाती है ना। इसलिए पता है समाजशास्त्र की एक थ्योरी है, इंसान सबसे पहले अपने सिक्योरिटी देखता है, कहां वो सिक्योर है। ERG थ्योरी बोलते हैं इसको, एग्जिस्टेंस, रिलेशन, और जी से पता नहीं ग्रीवेंस, पता नहीं क्या है, ERG थ्योरी बोला जाता है इसे। सबसे पहले व्यक्ति इंसान, कोई भी इंसान सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखता है सबसे पहले, फिर उसके बाद वो उच्च उपभोग की ओर जाता है, मतलब अपना लाइफ स्टाइल सेकंड बाद में देखता है, पहले वो सिक्योरिटी देखता है। तो हर व्यक्ति वही सिक्योर होना चाहता है, सरकारी जॉब के थ्रू सिक्योर हो सकता है वो, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, और सही भी, अब क्या कर सकते हो। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, संविधान रिलेशन बिल्ड करता है किसके बीच में, सरकार और जनता के बीच में, और उसी के अनुसार वो चलता है। जनता अधिकार के लिए जानी जाती है और सरकार शक्ति के लिए, पावर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, किसी देश में सरकार ज्यादा पावरफुल तो अधिकार कम, किसी देश में सरकार का शक्ति कम तो जनता के अधिकार ज्यादा। इनवर्सल होता है दोनों, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, इनवर्सल प्रोपोर्शन होता है। तो हमारे देश में लगभग बराबर है, जनता को जितने अधिकार है उतनी ही शक्ति किसको है, सरकार को है। दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, कोई ज्यादा कोई पीछे नहीं, कोई ऊपर नीचे, ऐसे नहीं है ना, दोनों में लगभग बैलेंस चलता है, हमारे मिडिल पाया जाता है। ठीक है, ये बैलेंस करके रखा हुआ है। तो अब परिभाषा को पूरा कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, परिभाषा ऐसे पूरा होगा, लिखना नहीं है, ठीक है, समझना है परिभाषा को। पहला लाइन क्या था कि फंडामेंटल लॉ है, मूल विधि है। ठीक है, संविधान किसी भी देश की क्या है, मूल विधि है। ऑफ एनी कंट्री क्या है, ये फंडामेंटल लॉ है। यह किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बताता है, मतलब किसी भी कंट्री के सिनारियो को बताता है, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल सिनारियो, तीनों को बताता है। संविधान सरकार के बारे में बताता है, अगले परिभाषा में यही लिखना पड़ेगा कि संविधान सरकार के तीनों अंग, अब सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बॉडीज होती हैं। सरकार कह देने से सरकार नहीं होता, सरकार के 3 बॉडीज हैं, एक कानून बनाने वाला, एक कानून चलाने वाला, और एक कानून के तहत न्याय देने वाला, जस्टिस, लॉ मेकर। ठीक है, लॉ को आप रेगुलेट करने वाले, और फिर लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस देने वाले। ये तीनों अंग अलग अलग हैं। एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव, विधायिका, एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और एक को बोलते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये सरकार के 3 अंग हैं। तो इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कहां पास, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संविधान सरकार के तीनों अंगों के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। अब डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस भी यही है ना, एक दूसरा मेन पर्पस यही है कि वो सरकार को डिस्क्राइब करे भाई,
जनता को अधिकार देके तो आप छोड़ दिए, ठीक है, जनता के अधिकार को लिख दिए। अब सरकार को डिस्क्राइब करो, पूरी तरीके से डिस्क्राइब करो कि लेजिस्लेटिव कैसा होगा, एग्जीक्यूटिव कैसा होगा और जुडिशरी कैसा होगा। जैसे लेजिस्लेटिव चाइना टाइप का होगा, रसिया टाइप का होगा, कि अमेरिका टाइप का होगा, कि ब्रिटेन टाइप का होगा। तो हमने किसको एडॉप्ट किया, ब्रिटेन वाले को। हमारा लगभग ब्रिटेन टाइप का है, हो सकता था अमेरिका वाला भी रख लेते। एग्जीक्यूटिव किसके टाइप का होगा, तो वो भी ब्रिटेन टाइप का है। जुडिशरी किसके टाइप का होगा, तो वो भी ऑलमोस्ट किसके जैसा है, ब्रिटेन के जैसा ही। हमने गवर्नमेंट सिस्टम पूरा ब्रिटेन से ही उठा लिया है। थोड़ा सा चेंजेस है, देखेंगे क्या चेंजेस है बाद में अगली कहानी में, ठीक है। कल आएंगे, कल मिलेंगे।